आज हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 4 पार्ट 2 करने जा रहे हैं, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर के 3 ब्रॉड पॉइंट्स हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से। एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहली बात, व्हाई इज कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट? कॉन्फ्लिक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कभी भी वायलेंस का फॉर्म ले सकता है, विच इज डेंजरस। एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हेन डू कॉन्फ्लिक्ट्स अकर? कॉन्फ्लिक्ट्स होती कब हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स कैन हैपन फॉर 2 रीजंस। पहला, जब अलग अलग कल्चर, रीजन, रिलीजन एक्सेट्रा के लोग डू नॉट गेट अलोंग वेल विद ईच अदर। और दूसरा, जब कभी किसी को लगता है कि दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट को लीड कर सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट may lead to violence, which leads to fear and tension among other people living in that area. If conflict leads to violence, तो ये सबके लिए problematic होता है, because everyone suffers. इसीलिए it is very important कि हम conflicts को resolve करें in a peaceful manner. And the government helps in resolving conflicts. यहाँ पे रोल आता है गवर्नमेंट का। The Indian Constitution lays down the basic rules or laws जो सबको फॉलो करने होंगे. It has to be followed by everyone. और ये लॉज गवर्नमेंट के लिए भी हैं और जनरल पब्लिक के लिए भी हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस हैव टू बी रिजॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विद दीज लॉज। ये लॉज इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि सबको मालूम है व्हेन वी आर लिविंग टुगेदर कॉन्फ्लिक्ट होना इनएविटेबल है, वो होगा ही। एक फैमिली में भी जब आप साथ में रहते हैं तो इतने कम लोगों में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती है ना। सोचिए जब आपके मार्क्स कम आते हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि जो फर्स्ट आया आप फर्स्ट क्यों नहीं आए, राइट? तो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट कोई नई चीज नहीं है और ये कोई बुरी चीज नहीं है। व्हेन पीपल लिव टुगेदर तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना ऑब्वियस है, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को ढंग से प्रॉपर रूल्स एंड लॉज के साथ रिजॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले करती है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकलना होता है या कोई सेलिब्रेशन हो रहा होता है, उससे काफी बार कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। आपने देखा है रोड्स ब्लॉक कर दी जाती हैं रिलीजियस प्रोसेशंस के लिए या सेलिब्रेशंस के लिए, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिकॉज दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, राइट? कौन सा रूट चूज करना है उस प्रोसेशन के लिए, दिस कैन ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें द गवर्नमेंट स्टेप्स इन। बेसिकली गवर्नमेंट के फॉर्म में कौन? द पुलिस, बिकॉज द पुलिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अ सब सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? तो यहाँ पे द पुलिस हेल्प इन अराइविंग एट अ म्यूचुअली अग्रीएबल डिसीजन जो सबके लिए फायदेमंद हो और जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे पुलिस एक और काम करती है, दे टेक केयर एंड इंश्योर कि कोई भी वायलेंस ना हो इन प्रोसेशंस में और किसी को भी चोट ना आए। ऐसा ही एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है रिवर्स। रिवर्स कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। यहाँ तो हम लोगों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, अब तो हम गवर्नमेंट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट पे आ गए, बिकॉज नाउ द स्टेट्स आर फाइटिंग। ये प्रॉब्लम क्यों अराइज करती है? क्योंकि अ रिवर में फ्लो थ्रू मेनी स्टेट्स। स्टेट्स तो हमने बनाए हैं, लेकिन रिवर्स तो नेचुरली फ्लो करती है ना। उनको क्या मतलब वो कौन से स्टेट के थ्रू फ्लो कर रही हैं? उस रिवर के वाटर को स्टेट्स आपस में कैसे शेयर करेंगे, दैट बिकम्स द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हियर। फॉर एग्जाम्पल, कावेरी वाटर के ऊपर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है जो अभी तक भी रिजॉल्व नहीं हो पाया है। तो जल्दी से जानते हैं कि ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट है क्या। कावेरी रिवर है, ठीक है, और वो 2 स्टेट्स के थ्रू फ्लो कर रही है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि कर्नाटका पे कावेरी रिवर पे एक डैम बनाया गया है विच इज कॉल्ड कृष्ण राजा सागर डैम, ठीक है, और तमिलनाडु पे कावेरी पे जो डैम बनाया गया है उसका नाम है मेटूर डैम। ये दोनों डैम कौन सी रिवर पे हैं? कावेरी पे। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन, तो इसको याद रखिएगा। कर्नाटका का जो डैम है दैट इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। वो काफी डिस्ट्रिक्ट्स में फार्मिंग के लिए पानी प्रोवाइड करता है और वो बेंगलुरु सिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है कर्नाटका की, वहां की वाटर नीड्स भी मीट करता है। तमिलनाडु का जो डैम है उसका पानी इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग वाटर फॉर द क्रॉप्स इन द डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट। तमिलनाडु में जो डेल्टा रीजन है वहां पे पानी इस डैम से प्रोवाइड किया जाता है। पर आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोनों लोग पानी यूज करो, है ना? द रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट इज कि बोथ द डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। तो जो डाउनस्ट्रीम डैम है तमिलनाडु वाला, वो तभी भर सकता है जब अपस्ट्रीम जो डैम है, मतलब कर्नाटका वाला, वो जब वाटर रिलीज करेगा तभी तमिलनाडु वाला डैम भर सकता है। इसीलिए दोनों स्टेट्स को उतना पानी नहीं मिलता जितना उनको अपने स्टेट के लोगों के लिए चाहिए, एंड दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें कौन स्टेप इन करेगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दे विल हेल्प इन वर्किंग आउट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके और दोनों स्टेट्स को फेयर पानी मिल सके। अब आते हैं लेक्चर के सबसे मजेदार पार्ट में। हमने पिछले लेक्चर में हेक्टर पीटरसन की स्टोरी पढ़ी थी और उस समय हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जून 16 को साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होता है
वो क्या है? आप में से काफी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है, सो कंग्रेचुलेशंस टू द विनर्स। भव्या झा, गरिमा भारद्वाज, ईरा सिंह, कृतिका बैनर्जी, कुणाल तिवारी, प्रांजल, Shambhavi Singh, and Shine Kaushik. Congratulations, guys! You are really impressing us with. उन्होंने we always say interact. So keep up the good work. Equality and justice. ये भी डेमोक्रेसी का एक की एलिमेंट है और ये दोनों आपस में इनसेपरेबल हैं। जहाँ इक्वालिटी होगी वहाँ जस्टिस जरूर होगा और जहाँ जस्टिस होगा वहाँ इक्वालिटी जरूर होगी। इसका मतलब जस्टिस तभी अचीव हो सकता है जब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, राइट? तो हम ये प्रैक्टिस कैसे ला सकते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठाती है, लोग भी बहुत अपने आप को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले देयर वाज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विच वाज प्रेवलेंट, लेकिन नाउ इट हैज बीन बैंड बाय लॉ, सो दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स इक्वालिटी। इसी तरह से सोसाइटी के कई सारे ग्रुप्स हैं जिनको पहले मार्जिनलाइज किया गया था, जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, तो अब गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं जिससे उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटीज मिले एंड दे कैन कम एट पार विद द अदर पीपल इन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। टू प्रमोट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ गर्ल एंड बॉय चाइल्ड, गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जिससे गर्ल्स कैन ओवरकम द इनजस्टिस विच दे यूज्ड टू फेस अर्लियर। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में या कॉलेजेस में गर्ल्स की जो फीस होती है उसको कम कर दिया जाता है या उसको वेव ऑफ कर दिया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है टू गिव देम सम लेवरेज, सम बेनिफिट, जिससे सोसाइटी उनको इक्वली ट्रीट करे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि इक्वालिटी एंड जस्टिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जब भी इक्वालिटी नहीं होती है तो द गवर्नमेंट स्टेप्स इन एंड दे ट्राई टू क्रिएट स्पेशल प्रोविजंस जिससे इक्वालिटी आ पाए। इसी के साथ हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि उससे हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारे हार्ट जस्टिस इंसाफ होता है ना? यस, जस्टिस मीन्स इंसाफ, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष, जो दोनों के बीच में लड़ाई होती है किन्हीं दो लोगों के बीच में। रिलीजियस मीन्स कंटेनिंग रिलीजियस, रिलेटेड टू रिलीजन। इनसेपरेबल मीन्स जिसे अलग नहीं कर सकते। प्रोविजन मतलब एक तरीके का जो रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पर जो दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की जो हम बात करते हैं, मतलब वो किसी चीज़ में हेल्प करने के लिए है, टू हेल्प सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। ठीक है, और कुछ एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप लोग अगली क्लास में तैयार रखेंगे, हम लोग डिस्कशन करते हैं। पर क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम बचा है, सो लेट्स लुक एट सम अदर चैप्टर। एक चैप्टर और देख लेते हैं कोई सा। बुक्स एंड बेरियल्स वाला हम देख चुके थे। हम लोग किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक देखते हैं इस बार। हिस्ट्री आपकी बुक में चैप्टर 6 होगा। Let's just begin this. Oh, that's nice. Good. Good for remembering. Hi, how are you doing? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। एज ऑलवेज हम इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना के एग्जांपल्स के साथ और पॉइंट वाइज वे में समझ लेंगे। स्टार्ट करते हैं। राजा। अगर आपने पिछले चैप्टर का लेक्चर कंप्लीट किया होगा तो उसमें हमने राजा का कॉन्सेप्ट कवर किया था। राजा वो लीडर्स थे जिनको जन
मतलब जो कॉमन पीपल थे वो चूज करते थे। लेकिन आज से 3000 ईयर्स पहले राजा को चूज करने का सिस्टम चेंज हो गया। अब लोग उनको राजा समझने लग गए जो पावरफुल थे और जो बड़े सैक्रिफाइसेस करने की हिम्मत रखते थे। ऐसा ही एक बड़ा सैक्रिफाइस जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी वो था अश्वमेध यज्ञ या फिर द हॉर्स सैक्रिफाइस। अश्वमेध यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से किया जाता था। इसमें राजा अपने घोड़े को फ्रीली घूमने के लिए छोड़ देता था और राजा के सैनिक उस घोड़े की रखवाली करते थे। इसको एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। अगर मैं राजा हूँ जो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रही हूँ और आप भी राजा हैं और आपके किंगडम मेरे किंगडम के आसपास है, तो मैं अपना एक हॉर्स फ्रीली छोड़ दूंगी। मेरे जो सैनिक हैं वो उस हॉर्स की रखवाली करेंगे। अब वो हॉर्स आराम से घूमते घूमते आपके किंगडम में घुस आया। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, अगर आप हॉर्स को रोकते हैं इसका मतलब आप उस राजा को चैलेंज कर रहे हैं जिसने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया है। तो जिसने चैलेंज किया होता है, जो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहा होता है, दोनों को लड़ना होता है। उनमें से जो जीत जाता है दोनों किंगडम्स उसके हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप घोड़े को ना रोकें और उसको आराम से अपने किंगडम से निकल जाने दें। अगर आप ऐसा करते हैं इसका मतलब आप अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहे राजा की पावर मानते हैं और उस राजा की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करते हैं। जो राजा सरेंडर कर देते थे फिर उनको सैक्रिफाइस पे गेस्ट की तरह इन्वाइट किया जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ के रिचुअल में ये बहुत ही हाईली ट्रेन्ड प्रीस्ट्स परफॉर्म करते थे और उनको रिवॉर्ड में राजा गिफ्ट्स देते थे। अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करने का जो एक्ट है इसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता था और जो भी राजा इसको परफॉर्म करने की हिम्मत करता था उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी। आसपास जो भी राजा सरेंडर कर देते थे वो इस राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई इतना पावरफुल है कि वो फ्रीली चैलेंज कर रहा है अपने आसपास के किंगडम्स को कि आइदर सबमिट टू मी और फाइट विद मी, तो इसका मतलब वो सच में पावरफुल होगा, उसे अपने पावर पे यकीन होगा, तभी तो वो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहा होगा ना। सो दैट इज व्हाई अश्वमेध यज्ञ वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें और क्या होता था, राजा वाज सेंट्रल फिगर, उसकी एक स्पेशल सीट या थ्रोन या इवन टाइगर की स्किन, इस पे वो स्पेशली बैठते थे अलग से। राजा का सबसे अच्छा कंपेनियन उसका चैरियटर था कि वो बैटल फील्ड में राजा के साथ जाता था। बैटल फील्ड में मतलब लड़ाई में राजा की लाइफ चैरियटर पर डिपेंड करती थी जो है चैरियट चलाता था। तो ऑब्वियसली सबसे अच्छी दोस्ती भी उसी से होगी। राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, स्पेशली उनकी वाइफ्स और उनके बेटे, उनको भी छोटे मोटे रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते थे। जो दूसरे राजा आते थे जिन्होंने सरेंडर किया था वो सिर्फ स्पेक्टेटर्स की तरह आते थे, गेस्ट की तरह आते थे और सैक्रिफाइस को दूर से बैठ के देखते थे। उनका कोई काम नहीं था सैक्रिफाइस में। जो प्रीस्ट रिचुअल परफॉर्म करते थे वो रिचुअल के बाद राजा के सीक्रेट वाटर भी छकते थे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग। जो ऑर्डिनरी लोग थे जिनको हम विश या वैश्य कहते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो भी राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे जब राजा ये अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते थे। तो सम पीपल वर रिगार्डेड एज शूद्र, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। These people were excluded from rituals. इनको किसी भी रिचुअल का पार्ट बनना अलाउड नहीं था। लेटर वैदिक बुक्स, इस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इस समय पे नॉर्थ इंडिया साइड में बहुत सारी बुक्स कंपोज हुई थी, स्पेशली उन एरिया में जहाँ गंगा और यमुना रिवर बहती है। ये बुक्स जो इस समय कंपोज हुई थी इनको हम अक्सर कहते हैं लेटर वैदिक बुक्स। ऐसा क्यों? बिकॉज दीज बुक्स वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेद। पिछले चैप्टर में आपको याद होगा हमने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद वॉज द फर्स्ट वेद टू बी कंपोज्ड। उसके बाद कंपोज हुए सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और भी बहुत सारी बुक्स। तो ये सारी जो बुक्स हैं दीज आर लेटर वैदिक बुक्स। इनको प्रीस्ट्स कंपोज करते थे। ये डिस्क्राइब करती हैं कि रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना चाहिए और इसमें सोसाइटी के बारे में रूल्स भी मेंशन्ड है। सोसाइटी एंड वर्ण, उस समय सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स थे, जैसे प्रीस्ट, वॉरियर्स, क्राफ्ट्सपर्सन, लेबर, फार्मर, हर्डर, ट्रेडर्स एक्सेट्रा। इनमें से कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, जैसा हर सोसाइटी में होता है। अब इन सारे लोगों को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था। वर्ण मतलब ग्रुप, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्र। हर वर्ण का अलग फंक्शन था, सबके काम, सबके फंक्शंस डिफाइंड थे। पहला ग्रुप है ब्राह्मण्स। They were expected to study and teach the Vedas. They also performed sacrifices and rituals और इनको गिफ्ट्स और दान दिए जाते थे। फिर आते हैं क्षत्रियस। ये रूलर्स थे, लीडर्स थे लोगों के, एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट द पीपल। अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ता था। ये भी सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते थे। फिर आते हैं विश या वैश्य। दीज वर कॉमन पीपल जो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे।
और ये भी सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे। फिर आते हैं शूद्र पे। दिस वॉज द फोर्थ वर्ण। ये लोग बाकी 3 वर्ण को सर्व करते थे। इस वर्ण का पार्ट विमेन भी थी। ये वर्ण कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते थे और इनको वेद पढ़ना अलाउड नहीं था। अब वर्ण सिस्टम के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ये जो वर्ण है ये बर्थ के बेसिस पे डिफाइन होते थे, मतलब कौन किस फैमिली में पैदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जिस बच्चे के पेरेंट्स क्षत्रिय हैं वो ऑटोमेटिकली क्षत्रिय बन जाता है। बाद में कुछ लोगों को अनटचेबल्स की तरह भी क्लासिफाई किया गया था, जैसे कुछ क्राफ्ट्स पर्सन्स या हंटर्स गैदरर्स या वो लोग जो बेरियल्स और क्रेमेशंस में हेल्प करते थे। इन सब लोगों को बाद में अनटचेबल्स क्लासिफाई किया गया था। ऐसा माना जाता था कि इनसे कॉन्टैक्ट पोल्यूटिंग है। प्रेजेंट इंडिया में ऐसी कोई भी प्रैक्टिस फॉलो करना इलीगल है, अलाउड नहीं है, ये गलत माना जाता है। उस समय भी मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस वर्ण सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, कुछ किंग्स अपने आप को ब्राह्मण्स और प्रीस्ट से ऊपर मानते थे। कुछ लोग सोचते थे कि बर्थ कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ लोग मानते थे कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे लोगों को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। काफी लोगों को लगता था कि सबको रिचुअल्स परफॉर्म करना अलाउड होना चाहिए। कुछ लोग अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को कंडेम करते थे। और इसी तरह से कुछ ऐसे एरियाज भी थे, जैसे हमारे सबकॉन्टिनेंट का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस ज्यादा शार्प नहीं थे। तो वहाँ पे इतने डिफरेंसेस नहीं थे लोगों की कैटेगरीज और ग्रुप्स में। ये तो पढ़ लिया हमने वर्ण सिस्टम के बारे में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, जो है जनपद। पिछले चैप्टर में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि उस समय के जो राजा थे वो आज के हमारे प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ राजा से मैच नहीं करते हैं। उनके पास पैलेसेस, सिटीज, आर्मीज ये सब नहीं थी और वो बस लोगों के लीडर थे, लीडर ऑफ द जन, मतलब पीपल। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं, इस पीरियड में टाइम प्रोग्रेस कर गया था और अब के जो राजा थे, दीज वर रूलर्स ऑफ द जनपदस। जनपद क्या होता है? इसका मतलब होता है लैंड वेयर द जन, मतलब पीपल, सेट देयर फुट एंड सेटल डाउन। तो उस पूरे लैंड के रूलर जहाँ पे जन सेटल हुए, मतलब जहाँ पे लोग सेटल हुए। इस मैप में आपको दिख रहा है काफी सारे इंपॉर्टेंट जनपद और महाजनपद मार्क्ड हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि महाजनपद क्या होते हैं। उससे पहले पढ़ लें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जब साइट एक्सकवेशंस किए तो उनको क्या मिला। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे बहुत सारी साइट्स को एक्सकवेट किया जहाँ पे जनपद थे, जैसे पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ यूपी, अतरजी खेरा नियर एटा इन यूपी। इन जगहों के एक्सकवेशंस में हमें क्या मिला? उस समय लोग हट्स में रहते थे, वो कैटल और बाकी एनिमल्स को पालते थे और वो कई सारे क्रॉप्स उगाते थे, जैसे वीट, बार्ले, राइस, सेसमे मतलब तिल, मस्टर्ड मतलब सरसों, पल्सेस दाल, शुगर केन मतलब गन्ना। एक्सकवेशंस में हमें एक और बहुत अच्छी चीज मिली, उसको कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। अनदर इम्पोर्टेंट फाइंडिंग फ्रॉम दीज एक्सकवेशंस वाज अर्दन पॉट्स, मिट्टी से बने हुए मटके। इनमें से कुछ को ग्रे पेंट किया जाता था और कुछ को रेड पेंट किया जाता था। लेकिन इसी में एक स्पेशल टाइप की पॉटरी हमें मिली जिसको हम कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। इसकी खास बात क्या है? इनके ऊपर काफी बार डिजाइन्स पेंटेड होती थी। कैसी डिजाइन्स? या तो सिंपल लाइंस या कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ये बहुत ही सुंदर होते थे, इनका टेक्सचर छूने में बहुत अच्छा था और इनका सरफेस बहुत ही स्मूथ था। तो हमारा गेस है कि ये इन बर्तनों को प्रोबेबली या तो किसी स्पेशल ओकेजन में यूज करते होंगे, या इंपॉर्टेंट लोगों को सर्व करने के लिए यूज करते होंगे, या कोई स्पेशल खाना सर्व करने के लिए यूज करते होंगे। और पेंटेड ग्रेवेयर में सबसे कॉमन वेसल्स कौन से हैं? प्लेट्स एंड बोल्स। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 5। इसमें हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो भव्य, तुम क्या लिख रहे हो उसमें? मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ बेटा, अगर कभी भी तुम लोगों को ऐसा लगता है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लिया करो, उसका यही एक सोल्यूशन है। आई थिंक महाजनपद आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वीडियो में आगे क्लियर कर दिया गया था। आफ्टर यू आस्क द क्वेश्चन, एक्सेप्टेंस मीन्स जहां आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए। रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज। मोनेस्ट्री वो जगह होती थी जहां पर मॉन्क्स रहा करते थे। मॉन्क्स मतलब ये जो भी धर्म से रिलेटेड रिसर्च करते हैं वो। सुप्रीमेसी मतलब जो किसी से बड़ा है, सुप्रीम है। वर्ण सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 4 तरीके के वर्ण हुआ करते थे। संघ मतलब लोगों का एक ग्रुप। सेट द फुट मतलब पैर रखना।
हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 2 करने वाले हैं। Am I audible now? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Chess was a physician. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible clear. You are audible clearly. Ma'am. मेरी आवाज आ रही है? Okay, fine. Yes, sir. You are audible clearly. Yes, पार्ट 1 में ma'am. हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली थी। वीडियो की आवाज आ रही है? Can you hear the video? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम आपका प्रेजेंटेशन बंद ही है। आपका प्रेजेंटेशन काफी प्रेजेंटेशन होती है वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली थी और अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करके कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज से अराउंड 2500 ईयर्स पहले कुछ जनपद बाकी जनपदों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। इनको हम कहते हैं महाजनपद। काफी महाजनपद के पास कैपिटल सिटी भी थी और अक्सर ये कैपिटल सिटी फोर्टिफाइड होती थी। फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब आप सिटी के अराउंड बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बना दो, आइदर वुड से या ब्रिक से, स्टोन से। बट फोर्टिफिकेशन करते क्यों थे? इसके 3 प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं। पहला कि फोर्ट्स इसलिए बनाते थे जिससे लोग प्रोटेक्टेड फील करें, क्योंकि शायद डर रहता होगा कि आसपास राजा अटैक कर सकते हैं किंगडम को हथियाने के लिए, तो बड़ी बड़ी वॉल से उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि कुछ किंग्स दिखाना चाहते हो कि वो कितने ज्यादा रिच और पावरफुल हैं ऐसी बड़ी इंप्रेसिव वॉल्स बनोगे। और तीसरा रीजन है कि किंग लोगों को ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं जब वो एक फोर्टिफाइड एरिया में रहते हैं। जब आपकी सिटी के अराउंड बड़ी बड़ी वॉल्स बनी है और आपका बाहर की दुनिया के साथ ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली लोगों को कंट्रोल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन क्या फोर्टिफिकेशन करना वो भी उस जमाने में इजी था? आप मुझे बताइए, अगर इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स बनवानी हो तो क्या वो आसान होगा? ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग लगेगी। थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ब्रिक्स या स्टोन्स चाहिए होंगे और इतनी सारी ब्रिक्स या स्टोन्स को लगाने के लिए और मूव करने के लिए बहुत सारा लेबर चाहिए होगा। तो वो लेबर कहाँ से एक्वायर करेंगे? थाउजेंड्स ऑफ मेन, वुमेन, बच्चे इनको लेबर की तरह एम्प्लॉय करके इनसे काम करवाएंगे। इतनी सारी ब्रिक्स एक्वायर करने के लिए, इतने लोगों से काम करवाने के लिए इनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। वो भी सोचिए, इतने सारे रिसोर्सेज अगर पूरी सिटी के अराउंड दीवार बनवानी है तो। एक और खर्चे की बात क्या है? आर्मीज। हमने बात करी थी पुराने वाले जो राजा थे ये आर्मीज नहीं मेंटेन करते थे, लेकिन ये जो नए राजा थे ये रेगुलर आर्मीज मेंटेन करते थे। ये अपने सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज भी देते थे और पूरे साल के लिए रखते थे। दैट मीन्स बीइंग अ सोल्जर वाज अ परमानेंट जॉब। और काफी बार वो पेमेंट्स जो है वो पंच मार्क कॉइन्स देते थे, ऐसे कॉइन्स जो राजा खुद इशू करते हैं अपने किंगडम के लिए। तो हमने इतने सारे खर्चों की बात कर ली, वॉर्स, लेबर, आर्मी, इससे रिसोर्सेस आएंगे कहाँ से? टैक्सेस। जी हाँ, टैक्सेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। टैक्सेस वो लोग उस समय भी कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि किंग्स की स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई थी, उनको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे, प्लस उनको ऐसे ऑफिसर्स को भी हायर करना था जो ये रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाए, इन रिसोर्सेज का ध्यान रखें। तो क्या डिफरेंस आया जनपद और महाजनपद में? जनपद में राजा जो थे वो ओकेजनल गिफ्ट लोगों को दे जाते थे, उस पर डिपेंड करते थे। लेकिन महाजनपद में राजा ने डिसाइड किया कि वो ओकेजनल गिफ्ट्स पे डिपेंड नहीं होना है, अब हम रेगुलर टैक्स कलेक्ट करेंगे जिससे हमारे पास हमेशा पैसे रहें। आइए टैक्स की लिस्ट देखते हैं कि वो इससे कैसे टैक्स कलेक्ट करते थे। टैक्सेस ऑन क्रॉप वर मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टैक्सेस जो थे वो क्रॉप्स पे थे। ऐसा क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स। जनरली क्रॉप पे टैक्स फिक्स था 1/6 ऑफ वट एवर इज प्रोड्यूस। तो किसान ने जो भी प्रोड्यूस किया उसका 1/6 उसको राजा को टैक्स फॉर्म में देना पड़ेगा। इसको वो लोग कहते थे भाग।
मतलब शेयर। ये वर्ड तो आज भी हिंदी में यूज होता है। दूसरा टैक्स वो लेते थे क्राफ्ट पर्सन से, जो लोग क्राफ्ट बनाते हैं। प्रोबेबली इनसे टैक्स लिया जाता था लेबर के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कोई वीवर है, उसका टैक्स ये होगा कि वो महीने में एक दिन राजा के लिए काम करेगा। जो एनिमल हर्डर्स थे उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो टैक्स पे करेंगे, और उनसे टैक्स लिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ एनिमल या एनिमल प्रोड्यूस। या तो कोई एनिमल ही दे दे या एनिमल प्रोड्यूस, जैसे दूध, एग्स एक्सेट्रा। और इस चीज पे टैक्स लगता था। जो भी गुड्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, उन पे टैक्स लगता था, मतलब मर्चेंट्स पे। और हंटर्स गैदरर्स को भी टैक्स देना पड़ता था। तो जो भी फॉरेस्ट से लाते थे, उस प्रोड्यूस में से वो कुछ हिस्सा किंग को देते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। क्योंकि हमने बात करी मैक्सिमम पीपल ऑफ फार्मर्स, इसलिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह we're about to reach the end of this class, तो हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड यस यस, फोर्टिफिकेशन मतलब फोर्ट बनाना, मतलब एक गढ़ बनाना, आसपास एक बाउंड्री बना देना। एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा। ओकेजनल मतलब कभी कभी। क्राफ्ट पर्सन मतलब जो क्राफ्ट का काम करते हैं। और कुछ बेटा हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं इस पे। वर्ण मतलब ये जो 4 वर्ण हिंदू धर्म में बना, मतलब ये वैदिक एरा में हुआ करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। मैंने अभी बताया फोर्टिफाइड का मतलब कि जब आप फोर्ट बना देते हैं, गढ़ बना देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं किसी चीज पे। और कुछ मैम फोर्टिफिकेशन में मतलब जब फोर्ट बनाते थे ना, तब कितने लेवल लगते थे, इसमें कितने आदमी? आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है। इट्स सीम्स लाइक इट्स गोइंग अ बिट इंटरेस्टिंग। हम इसी चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पर पहले जो हम लोगों का गवर्नमेंट चैप्टर हो गया, हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकालेंगे, उसके बाद हम इसी चैप्टर को करेंगे। फोर्टिफाइड देखो, हम अपने घर को कह सकते हैं कि हमारे घर पे बाउंड्री बनी हुई है। फोर्टिफाइड जो है और बड़े लेवल पर किया जाता है। आप कोई किला देखने जाते हो, फोर्ट मतलब किला होता है, बेसिकली गढ़ होता है। किला जो होता है वो और बड़े स्केल पर वहां पर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई जाती है, ताकि कोई और राजा वहां पर घुस ना सके। प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है। तो जो अपने घर पे बाउंड्री बनी हुई है, वो एक स्मॉल लेवल ऑफ फोर्टिफिकेशन है। बॉर्डर अलग होता है, फोर्ट अलग होता है। रुको, ये दिख रहा है आपको? यस मैम, इस तरीके की जो बाउंड्री बनी होती है, इसके अंदर बिल्डिंग रहती है, इसे हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। मैम इंडिया में हमें इस तरीके के किले नजर आते हैं। मैम जो द ग्रेट वॉल है ना चाइना में, वो किस फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है? जैसे कि ये बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर ऐसी ये बाउंड्री बना दी, तो इसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन कर देना। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा हर कंट्री का अलग फोर्ट नहीं होता है। राजा राजा अपने अलग अलग किले बनाया करते थे। किला देखना हो तो राघवगढ़ में भी एक किला है। यस मैम है। किसी कंट्री का कोई ऐसा फोर्ट नहीं होता। हाँ। चलो
चलो ये जो फोर्ट्स होते हैं ना, इनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में, चैप्टर से हट के मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल्स बताऊंगी, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड साइन ऑफ.